नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, और ये नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल टॉपिक है। साथ ही साथ यहाँ बीएससी सेकंड ईयर के लिए भी क्या है, यूज़फुल है, और 12th के लिए तो है ही, है ना। तो आज के जो टॉपिक उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन, और हम लोग पढ़ने वाले हैं अनादर्श विलयन के प्रकार, है ना। इसके लिए आपको इसके जस्ट पीछे मैंने आपको क्लियर करवा रखी है राउल्ट का नियम। वो राउल्ट का नियम आपको अच्छा से समझ लेना है ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो राउल्ट के नियम का मैं एक परिभाषा है, उसका मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं स्क्रीन में भी एक बार बता देता हूँ आपको राउल्ट का नियम क्या है। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि राउल्ट का नियम क्लियर नहीं है तो आपको ये समझ नहीं आएगा। बस थोड़ा सा दृष्टांत दे देता हूँ, है ना। राउल्ट का नियम क्या है, ओके। तो सीधा चलते हैं राउल्ट के नियम में। पहले तो किसी निश्चित ताप पर, कोई भी ताप पर ना, निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन, वाष्पशील द्रव के विलयन, इसका मतलब क्या होता है, जो वाष्पशील द्रव है ना, जैसे कि एक विलेय और एक क्या होता है, विलायक होता है कोई भी विलयन में। तो विलेय ए मान लें और विलायक बी मान लीजिए, ठीक है। ये पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझा चुका हूं आपको, ठीक है। एक विलेय ए है और विलायक क्या है, बी है। ये दो चीज हम लोग मान लेते हैं। अब क्या होता है कि किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रव, चलो ये विलेय ए और विलायक बी, इसमें से विलेय ए क्या है, वाष्पशील द्रव है, विलेय बी क्या है, विलायक बी क्या है, वाष्पशील द्रव है। अब जब इन दोनों वाष्पशील द्रव को हम लोग मिलाएंगे तब क्या बनेगा, आपका विलयन बनेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्पशील द्रव के विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाष्पशील द्रव के क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, ठीक है। तो किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का क्या बोल रहा हूं मैं, आंशिक दाब, है ना। आंशिक दाब विलयन में, आंशिक दाब यहां पर अल्पविराम डालना, है ना। तो प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव मतलब विलेय और किसका, विलायक का, इसका आंशिक दाब। अच्छा, आंशिक दाब क्या बताता हूं, आंशिक दाब मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, लेकिन अब मैं उसका क्या संकेत बताता हूं। ये पी ए लिखता हूं ना, ये पी ए लिखा हूं ना, ये क्या है, घटक ए का आंशिक दाब है। अगर मैं इसको पी बी लिखता हूं, वो घटक बी का आंशिक दाब है। क्लियर है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में भी अच्छा तरह जाइए, है ना। तो क्या बोला मैंने, ये आंशिक दाब है। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, जैसे कि एक अवयव ले लिया मैंने पी ए अवयव ले लिया ना, तो ए का आंशिक दाब कौन है, पी ए है, ठीक है। तो प्रत्येक अवयव, तो मैंने केवल पी ए बस को लिया है ना, पी बी को नहीं लिया। पी बी का भी बना दूंगा नीचे में, पी बी, ठीक है, पी बी। तो पी ए, तो प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब है वह विलयन में उपस्थित उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो उसका मोल प्रभाज का क्या है, एक्स ए को हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज। ए लिखा मतलब घटक ए है ना, घटक ए का मोल प्रभाज कौन है, एक्स ए, और वो एक दूसरे ये इनके क्या होता है, समानुपाती है। तो चिन्ह बनाया वो समानुपाती का चिन्ह है। ये घटक ए के लिए, घटक बी के लिए क्या होगा, पी बी समानुपाती एक्स बी, ऐसा होगा, ठीक। तो ये मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, राउल्ट का नियम क्लियर है, क्योंकि टाइम भी बहुत सीमित है ना। तो सीधा हम लोग चलते हैं आदर्श विलयन में। ये राउल्ट का नियम क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप समझ आएगा पॉइंट क्या बोला जा रहा है। आदर्श विलयन, तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि उसका जो आंशिक दाब है ना, आंशिक दाब है वहां किसके, उसके मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। या इसी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो आप पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये तरीका है इसके लिखने का, ठीक है। ये भी बताया था आपको, है ना। ये इसका मतलब यही है ना, ये क्या है, आपका आंशिक दाब है अशुद्ध अवस्था में, ये शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब है, और ये क्या है, आपका मोल प्रभाज। क्लियर है। तो ये बोल दिया कि वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है ना, तथा इसके बनने पर एंथैल्पी एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श विलयन एक विलेय है और एक विलायक है, दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो उसके आयतन में, उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या होता है कि मान लिया आयतन कितना है, 50 है, दूसरे का आयतन कितना है, 50, तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा उसका आयतन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
क्लियर है, तभी वो आदर्श विलयन कहलाएगा। ये क्लियर हो गया आपको कि वे विलयन जो कि सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर, यहाँ पर कई बार क्या बोलते हैं कि वे विलयन जो सभी दाब एवं सभी ताप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सांद्रता बोल रहा हूं तो आपको सांद्रता ही लिखना है, ठीक है। तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तथा इसके बनने पर, जब ये विलयन बनता है ना, तो उसके बनने पर जो एंथैल्पी है और आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन। ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है ना। ओके, अब आता है आपका आदर्श विलयन के शर्तें। आदर्श विलयन के लिए क्या है? शर्तें। तो यहां पर मैं एक चीज आपको और क्लियर करवाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छा समझ आए, है ना। अब आपको करना क्या है कि इस परिभाषा को लिखने के जस्ट बाद कुछ समीकरण आपको लिखना है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं आपको। आपको क्या करना है, आपने बोला कि यहां पर कि वो किसके, राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है। अर्थात राउल्ट का नियम क्या बोलता है? वो बोलता है पी ए समानुपाती क्या है? एक्स ए, ये बोलता है। इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या तो पी बी समानुपाती एक्स बी ये। लेकिन आपको क्लास में मैंने बता रखी है क्या कि ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्या? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स ए, जहां पर पी ए क्या है? इसकी शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब है, और ये एक्स ए क्या है? इसका क्या है? मोल प्रभाज है, ठीक है। ये बता दिया है आपको, ठीक है। और एक मैंने डाल्टन का नियम भी बताया, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, वो राउल्ट के नियम के अंतर्गत आता है। मतलब ये क्या है? पी ए का आंशिक दाब है, ये पी बी का आंशिक दाब है, सॉरी ये घटक ए का आंशिक दाब है, ये घटक बी का आंशिक दाब है। जो पी ए है ना वो घटक ए का आंशिक दाब है, और पी बी है वो है ना घटक बी का आंशिक दाब है। दोनों का आंशिक दाब को जोड़ेंगे तो कुल दाब निकलेगा, ठीक है। ये भी आपका राउल्ट के नियम के अंतर्गत मैंने आपको समझा रखी है। तो यहाँ पर पी ए का मान क्या है? ये है। पी बी का मान क्या है? ये है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, P इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए, पी ए का मान जी और पी बी का मान क्या दिया गया यहाँ पर देखो, है ना, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो सकता है, ऐसे लिखोगे। तो इस समीकरण के जस्ट बाद आप क्या क्या लिखोगे उसको बताता हूं मैं। आप लिखोगे, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, और इसके जस्ट बाद इसको लिख दीजिएगा, दोनों को, ठीक है। ये चलेगा, दोनों को लिख देना है, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा और जानकारी दे रहा हूं, ध्यान समझना, है ना। ये आपका लिखने का नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि यदि ए बी, मैंने एक विलेय लिया और एक क्या लिया मैंने? विलायक। क्या लिया? विलायक। अब किसको ए मानते हैं किसको बी मानते से मतलब नहीं है। मैं विलेय को क्या मान लेता हूं? ए, विलायक को क्या मान लेता हूं मैं? बी, है ना। तो यदि ए बी दो द्रव, एक ए है और एक कौन है? बी है, ठीक है। यदि ए बी दो द्रव परस्पर मिश्रित होकर विलयन बनाते हैं, ओके, तो ए ये ए कौन है? विलेय, विलेय है दोनों जने। ए और ए दो बार लिखा हूं, मतलब क्या है? दोनों जने विलेय है, विलेय और विलेय। और ये बी और बी कौन है? विलायक और विलायक, ठीक है। और क्या है? ए और बी मतलब विलेय और विलायक। तो ये समझना इस बात को, इस जगह को मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि यदि ए बी दो द्रव परस्पर मिश्रित होते हैं, मिश्रित होकर विलयन बनाते हैं, तो विलेय के बीच का, ए विलेय है, ए भी विलेय है, ये दोनों जने विलेय है, विलेय के बीच की बात है। अब क्या है? विलायक और विलायक, इन दोनों के बीच की बात है। और ए बी मतलब क्या है? ये दोनों जने क्या है? विलेय और विलायक के बीच की बात है ना। ओके, तो अब समझना, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि यहां पर मान जाए ए है एक विलेय का है, और ये ए भी एक क्या है? विलेय है। उसी तरह बी एक विलायक है, बी एक क्या है? विलायक है। और उसी तरह ए विलेय है और बी क्या है? विलायक है। तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल होता है, इन दोनों के बीच आकर्षण होता है, और इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। ये पहले बताओ, विलेय विलेय आपस में आकर्षित होते हैं, और विलायक विलायक आपस में आकर्षित होते हैं, और विलेय विलायक भी आकर्षित होते हैं, है ना। तो क्या होता है? इसके आकर्षण बल, इसके आकर्षण बल और इसके आकर्षण बल में क्या फर्क है, यही मैं बताना चाहता हूं राउल्ट के नियम में, है ना। आदर्श विलयन कैसे प्रदर्शित होता है? देखो कि यदि ए बी दो द्रव परस्पर मिश्रित होकर विलयन बनाते हैं, तो ए बी बी और ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान होता है। मतलब ए के बीच जो आकर्षण है वो किसके बीच होगा? बी और बी के बीच होगा, और वही आकर्षण बल किसके होगा? ए और बी के बीच होगा, है ना। ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान होता है। तो ए बी द्रव मिश्रित होकर आदर्श विलयन बनाता है। मतलब बोला जा रहा है कि इसके बीच का ये जो है आकर्षण बल समान होगा, इसके बीच के जो आकर्षण बल समान होगा, तभी कौन सा विलयन कहलाएगा? वो आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। इसे वाष्प दाब दोनों द्रव के आंशिक दाब का योगफल, इसके वाष्प दाब है ना, इसके वाष्प दाब है दोनों द्रव के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसके वाष्प दाब, इसका जो कौन है? वाष्प दाब, विलयन के जो वाष्प दाब है वो दोनों द्रव के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये कुल दाब हो गया P,
एक का होगा आंशिक दाब ए हो गया, दूसरे का आंशिक दाब क्या हो गया बी हो गया। ठीक, तो दोनों का जो आंशिक दाब है, उन आंशिक दाब का योग इसका क्या होता है आपका मुख्य दाब होता है, अर्थात वाष्प दाब होता है। ये लिखना है तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखना। ठीक है, बस इतना लिखना आदर्श विलयन का इतना। ठीक है, उसके बाद लिखना आदर्श विलयन के जो यहाँ पर मैंने पिछले में आपको थोड़ा समीकरण बताया था ना, समीकरण बोलता हूँ जी, पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी वाला बताया था ना अभी मैं जस्ट दूसरे कॉपी में, उसको लिखना। ठीक है, उसके जस्ट बाद आप नीचे लिखना आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित शर्त होते हैं, या आदर्श विलयन के शर्तें। ठीक, तो इसके लिए मैं ग्राफ भी बताऊंगा आपको, है ना, थोड़ा समझिएगा, है ना। तो आदर्श विलयन के लिए शर्तें हैं, तो सबसे पहले देखिए, विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होगा। मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा मतलब एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना होगा, शून्य होगा, है ना। तो विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात इसके अवयव को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है, ना तो उत्सर्जन होता है और ना तो ही अवशोषण होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डेल एच, हीट मतलब ऊष्मा, है ना, एंथैल्पी संबंधित है ना। और इसको बोलते हैं मिक्सिंग अर्थात मिश्रण, मिश्रण, है ना। इसको मिक्सिंग मैं क्लास में आपको मिक्सिंग बताया था, है ना, इसको मैं मिश्रण लिख देता हूं। ठीक है, हिंदी में मस्त, है ना। तो ये हो गया, क्या बताया मैंने कि विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। ये एंथैल्पी में परिवर्तन है, मतलब यहाँ पर डेल एच मिश्रण लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, मतलब यहाँ पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना हो जाएगा, शून्य। तो ये वाला आपको न्यूमेरिकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात इसके अवयव को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। ये पहला आपका शर्त है। दूसरा शर्त हम चलते हैं, आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। तो यहाँ पर तो मैंने बता रखी थी एंथैल्पी और आयतन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आयतन में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात विलयन का आयतन दोनों अवयव के आयतन के योग के बराबर होता है। मान लीजिए ये घटक ए का आयतन है, घटक ए का आयतन है, और ये V2 है वो घटक बी का आयतन है, तो दोनों का आयतन का योग करेंगे तो ये कुल आयतन है, कुल आयतन को हम लोग 20 से प्रतिशत करेंगे, इस कुल आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। तो आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात विलयन का आयतन दोनों आयतनों के आयतन के, दोनों अवयवों के आयतन के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो इस जगह को देखो, आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, तो यहाँ पर डेल वी मतलब आपका वॉल्यूम आयतन। ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्रण, क्या बोलते हैं, मिश्रण, इक्वल टू, तो आयतन में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, यहां पर भी ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, ये समझ आया आपको। तीसरा चलते हैं, तीसरा शर्त क्या बोलता है कि ये सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है ना। ये सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, जो मैंने आपको किसमें भी बता रखी है, आपको परिभाषा में बता रखी है। तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है, कुल दाब क्या है अपने पास, P इक्वल टू क्या है, PA प्लस PB, यही तो राउल्ट का नियम है। या कह सकते हैं हम लोग P इक्वल टू PA का मान क्या बताया था मैंने, PA इक्वल टू क्या बताया था मैंने, P नॉट A प्लस XA, यहाँ पर x प्लस नहीं रही, XA। ठीक है, और PB इक्वल टू P नॉट A XB, ये बताया था मैंने आपको। ठीक, तो इसके लगा P की जगह इसको लिख दो, P नॉट A XA, है नहीं, प्लस यहाँ पर पी बी की जगह क्या लिखो, पी नॉट बी, ये भी है ना, पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया। ठीक, तीसरा, अब चौथा थोड़ा देख लेते हैं, इसको लिखते नहीं कई जगह, लेकिन आप लोग लिख देना कि ए बी के आकर्षण बल का मान ए और बी के मध्य आकर्षण बल के तुल्य होता है। मतलब ए बी के बीच जो मान होगा, है ना, आकर्षण होगा, वो किसके बराबर होगा, ए के बीच के बराबर होगा, और ए के बीच होगा, और किसके बीच होगा, बी के बीच के बराबर होगा। ये हो गया आपका आदर्श विलयन के 4 शर्तें। अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा फटाक से बता देता हूँ मैं, है ना। ये देखिए, इधर को हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज, क्योंकि राउल्ट का नियम तो आप समझे होंगे, मोल प्रभाज इधर बोलते हैं आप लोग वाष्प दाब, है ना। ये हमारे पास मान लो जाए XA है, कोई भी पहला घटक है, और ये क्या है आपका XB, क्या है XB। तो आप एक चीज तो आपको पता होगा कि कोई भी शुद्ध पदार्थ है, उसके शुद्ध पदार्थ में उसका वाष्प दाब क्या होता है, हाई होता है, हाई होता है, मतलब क्या होता है 1, और इधर इधर वो अशुद्ध होते होते जाएगा तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, 0। ये चीज मैंने आपको राउल्ट के नियम में अच्छी तरह समझा रखी है। ठीक है, उसी तरह XB है, वो पहले तो XB इधर देखते हैं, XB पहले क्या होता है, यहाँ पर ये होता है XB का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1,
है ना। लेकिन इधर की ओर जाएंगे तो वही मतलब इधर से इधर गए तो जीरो हो गया, इधर इधर एक, इधर क्या हो जाएगा जीरो, इस तरफ जीरो होएगा। ठीक है, तो इस जगह मोल प्रभाज, इस जगह वाष्प दाब। इस जगह को समझने के लिए आपको राउटिंग में अच्छा समझना है। ठीक, ये हो गया एक्स ए। चलो मैं समझा भी देता हूँ क्या बता, है ना। विलेय है एक्स ए, मान लो जाए विलायक है, नहीं बोल रहा हूँ, विलेय है। और इधर विलेय में कोई चीज नहीं मिला हुआ है, कोई चीज नहीं मिला हुआ है, तो वो शुद्ध रहेगा। और शुद्ध पदार्थ का जो मोल है, मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज, ये एक्स ए लिखा हूं क्या है, मोल प्रभाज है। उस मोल प्रभाज क्या होता है, ज्यादा होता है शुद्ध अवस्था में, इसलिए मैंने लिखा है एक्स ए बराबर कितना लिखा है ए। अब उसमें कोई पदार्थ मिलाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, वो अशुद्ध होते जाएगा, अशुद्ध होते जाएगा तो उसका मोल प्रभाज क्या होता जाएगा, यहाँ पर कम होता जाएगा। और एक्स ए का मोल प्रभाज कितना बनाया मैंने, जीरो हो गया। ठीक, उसी तरह एक्स बी, एक्स दूसरा पदार्थ है ना। ठीक है, यहाँ पर एक्स ए के साथ जो मिला हुआ है एक्स बी है, वो उसकी मात्रा क्या थी, कम थी मतलब यहाँ पर जीरो था। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग मिलाते गए तो एक्स बी का मान क्या होते जाएगा, यहाँ पर ज्यादा होते जाएगा, है ना। एक्स बी को मिलाते गए ना, इस अवस्था में एक्स बी सबसे ज्यादा होगा तो वहां शुद्ध होगा, तो एक्स बी का मान कितना रहेगा, इस जगह एक रहेगा और इस जगह क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो एक्स ए का मान 1 है, मतलब वाष्प दाब ज्यादा है, सॉरी मोल प्रभाज ज्यादा है, तो उसका वाष्प दाब भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर हाई रहता है वाष्प दाब। ठीक है ना। उसी तरह अब एक्स बी का देखो तो आप एक्स बी भी बहुत ज्यादा शुद्ध है, तो उसका भी क्या रहेगा, वाष्प दाब एकदम मस्त हाई रहेगा। तो इसको पी बी, पी नॉट बी हो गया, ये किसका वाष्प दाब हो गया, ये शुद्ध वाष्प दाब हो गया, किसका, बी घटक का। और ये पी नॉट ए हो गया, वो क्या होगा, घटक ए का वाष्प दाब हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर, है ना। अब आप देखो कि यहाँ कितना था, ये क्या था, हाई था। ठीक है, अब एक्स ए का मान 1 था तो हाई था, एक्स का मान कितना है, 0 है, तो इधर क्या होता जाएगा, ये कम होते जाएगा। उसी तरह एक्स बी का मान कितना था, यहाँ पर हाई था, और एक्स बी इधर क्या है, 0 है, तो वो भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका बी का आंशिक दाब, और ये वाला जो लाइन है वो क्या हो गया, ए का आंशिक दाब। और ये दोनों जगह आंशिक दाब क्या है आपका, बराबर है, देखो यहाँ पर। ठीक है, अर्थात P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का मान भी क्या है, बराबर है। मतलब जो पूरा दाब है ना, कुल दाब है ना, वो आंशिक दाब के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाष्प, यहाँ पर लिखेंगे वाष्प दाब। क्लियर है, तो ये हो गया, उसका ग्राफ भी हो गया क्लियर। ठीक, दूसरा हम लोग चलते हैं अनादर्श विलयन में। चलिए, तो अनादर्श विलयन, अभी अनादर्श विलयन का है, जो अनादर करते उसको अनादर्श विलयन कहेंगे, है ना। तो सीधा पॉइंट में देखिए कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है ना। तो ऐसे लिखो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है ना, अनादर्श विलयन कहलाता है। आपको नहीं किसी को ज्यादा लिखने की टेंशन नहीं है ना, तो ऐसे ही इसको लिख देना। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से तो इसको लिखना है ना। तो वे विलयन जो सभी सांद्रता एवं सभी तापक्रम पर, यह सांद्रता एवं तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यह डायरेक्टली लिखना कि वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, खत्म। तो वे विलयन जो सभी सांद्रता एवं तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं तथा जिसके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका मैं जो डिटेल है उसको मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि वही सिचुएशन फिर किसमें बताया था मैंने, आदर्श में। तो आदर्श में जो बोला हूं उसको मैं यहाँ पर बोल के दिखा देता हूं, है ना। उसका मैं उसका न्यूमेरिक यहाँ पर तो न्यूमेरिक है उसको तो लिख दिया हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। पहले बताया था मैंने, बताया था ना, विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। मैंने किसमें बताया था, आदर्श विलयन बताया था। अब इसको उल्टा करना है, कैसे उल्टा करना है, चलो तो देखें, है ना, कि इसमें विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। अब आप पूछोगे कि एक होता है, दो होता है, क्या होता है करके, तो उसको मैं आदर्श विलयन के प्रकार में बताऊंगा, किसमें, धनात्मक और ऋणात्मक में। ओके, क्लियर। चलिए, तो कुछ क्लियर कर देते हैं, क्या बोला मैंने। तो इसको हम लोग गणितीय रूप में लिखते हैं डेल एच, है ना, ये मिश्रण, मिक्सचर, है ना, मिक्सिंग बोलते हैं, यहाँ पर मिक्सिंग भी लिख देते हैं कई जने। तो डेल एच मिश्रण, हिंदी में लिख देना मिश्रण, इक्वल टू 0। ये पहले में लिखा था मैंने, क्या लिखा था कि विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर मैंने एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, ऐसे लिखा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, शून्य नहीं होता है।
ठीक है, अर्थात इसके अवयव में मिश्रित करने पर या तो ऊष्माकुंचन हो सकता है या तो अवशोषण हो सकता है कि नहीं। ठीक, तो यहां पर इसका 0 मान नहीं आएगा, एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 नहीं आएगा, तो नहीं को हम लोग ऐसे काट के बनाते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा मैं आपको बताया था मैंने कि आयतन परिवर्तन 0 होता है। ठीक है, तो इसमें लिखना है कि आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता है। तो यहां क्या होगा, डेल वी मिक्स मिश्रण इक्वल टू 0 नहीं होता है। ठीक, फटाफट बता रहा हूं, है ना। तीसरा मतलब बताया मैंने, राउल्ट के नियम का पालन करता है कौन, आदर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन क्या करता है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यहां पर लिखोगे तीसरा नंबर में कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात हमारे पास P इक्वल टू PB प्लस PA प्लस PB है ना, आंशिक दाब, दोनों आंशिक दाब है ना, ये कुल दाब है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं होता है। ठीक, या कह सकते हैं PA XA P नॉट A XA PB बराबर P नॉट B XB, अर्थात ये नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसे लिख सकते हो आप, पूरे लिखोगे तो क्या लिखोगे, PA इक्वल टू P नॉट B और P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये नहीं के समान। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, है ना। आगे चौथा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इसमें जो विलय है उसका आकर्षण और विलायक है उसका आकर्षण, और विलय और विलायक का आकर्षण क्या होता है, बराबर होता है। अब सीरियस बात, नहीं होता है कि नहीं, मतलब इसके क्या होता है, आकर्षण क्या होता है, बराबर नहीं होता है, सीधी बात। ठीक है, और ये चौथा यहाँ पर आप ये बता सकते हो आप। ठीक है, या तो ये चौथा नहीं बताओगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसमें ग्राफ नहीं बताऊंगा किसमें अनादर्श विलयन, क्यों, क्योंकि आदर्श विलयन में केवल एक ही पॉइंट था, तो मैंने उसको ग्राफ बता दिया। अब अनादर्श विलयन में 2 पॉइंट है। अनादर्श विलयन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। देखिए तो 2 प्रकार में, एक प्रकार का नाम है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। मैंने आपको बताया था ना कि एंथैल्पी परिवर्तन होता है तो धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है, मैं बताया नहीं था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। या आयतन परिवर्तन होता है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसको भी बताया मैंने। ठीक है, तो अनादर्श विलयन के 2 प्रकार है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ठीक है, और अच्छा सॉरी, एक चीज मैं भूल गया, आदर्श विलयन का मैंने उदाहरण नहीं दिया है। आदर्श विलयन का आप उदाहरण देना, बेंजीन व टॉलुइन का मिश्रण, ठीक है, यह कह सकते हो आप। और बहुत सारे दिए हैं, एनहेक्सेन व एनहेप्टेन का मिश्रण। ठीक है, या तो कह सकते हैं एथिल ब्रोमाइड व एथिल क्लोराइड का मिश्रण। तो बहुत सारे हैं अपने पास आदर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन को उदाहरण दे रहा हूं मैं। अनादर्श विलयन है, उसमें उदाहरण के लिए हम लोग पहले धनात्मक विचलन है उसको उदाहरण अलग देंगे, है ना, और ऋणात्मक विचलन को उदाहरण अलग देंगे। ठीक है, तो धनात्मक एक आध देख लेते हैं, जल एल्कोहल, है ना, और ऋणात्मक में देते हैं क्लोरोफॉर्म बेंजीन, ये सब है। तो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या है। ठीक है, धनात्मक विचलन कौन प्रेरित करता है और ऋणात्मक विचलन कौन प्रेरित करता है जी। तो चलिए, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, है ना, इसका ग्राफ भी मैं बताऊंगा। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ए बीच के बीच आकर्षण होता है, बी के बीच आकर्षण होता है, और ए बी के बीच आकर्षण होता है, बताया था मैंने। अब मैं इस चीज को समझाना चाह रहा हूं, आपको समझना कि जब ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल की तुलना में ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान कम होता है। ए और बी का आकर्षण है, और किसका है, बी और बी का आकर्षण है, इसकी तुलना में
ये छोटा का चिन्ह इधर, ये छोटा इधर का है ना। जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ का आदमी क्या होता है, बड़ा होता है, तो पता है आपको, ठीक है। तो जब ए बी बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल की तुलना में, इन दोनों के आकर्षण बल की तुलना में, है ना, अणुओं के मध्य आकर्षण बल, अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान कम होता है। मतलब ये जो ए और बी है उसके बीच जो आकर्षण है उसका बल का मान इन दोनों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, तो ऊष्मा अवशोषित होता है। ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब समझाने की जरूरत नहीं ना, ठीक है। ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तथा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन बनते हैं। किस सिचुएशन में बनते हैं, क्लियर है ना, इस सिचुएशन में बनता है। अब देखिए ध्यान से, है ना, यहां पर मैं पहला पॉइंट बता दूं, पुस्तक में कोई पॉइंट बनाकर नहीं लिखा जाता है, मैं यहां पर पॉइंट बना रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पर लिखना कि इसके कुल वाष्प दाब का मान, कुल वाष्प दाब कौन है अपने पास, हमारे पास कुल वाष्प दाब किसके लिए लेते हैं हम लोग, पी के लिए लेते हैं। कुल वाष्प दाब किस बराबर क्या होता है, पी ए का आंशिक दाब, पी ए कौन है, ए का आंशिक दाब है, और पी बी कौन है, बी का आंशिक दाब है। तो कुल वाष्प दाब है या कुल दाब है, वहां दोनों आंशिक दाब के योग की क्या होता है, बराबर होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है आपको, ठीक। तो यहां पर क्या देखिए, इसके कुल वाष्प दाब का मान घटक द्रव के आंशिक वाष्प दाब के मान से क्या होता है, अधिक होता है। ये क्लियर करें पहले तो, है ना। आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, ये बताया था ऊपर में, है ना। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि वाष्प दाब का मान है वह घटक के आंशिक दाब के मान के क्या होता है, अधिक होता है। मतलब इन दोनों का जो आंशिक दाब है ना, ठीक है, उस आंशिक दाब के मान से जो उसका जो वाष्प दाब है, वे प्रेशर है, वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। उसका दाब, कुल दाब क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक। तो यहां पर देखो, इस जगह आप क्या लिखना है, आपको ध्यान समझना कि जगह यहां पर तो मैंने बहुत सारे लिख रखी है, देखो तो पी ए है तो उसको यहाँ पर ये सामने, यहाँ पर ये ज्यादा है, ठीक है। और क्या लिखा, पी बी है वो ज्यादा है इसकी अपेक्षा। जबकि हम लोग क्या लिखते थे, बराबर लिखते थे। यहाँ पर क्या लिखते थे, बराबर। पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए एवं पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ऐसे लिखते थे, है कि नहीं। तो ये सब अब लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसकी जरूरत भी नहीं है अपने को। बस आपको ये लिखना है कि पी, ये क्या है, नवबोध में लिखा होता है, कई जगह यहाँ पर प्रबोध में लिखा है, तो मैं प्रबोध वाला हूं तो इसलिए प्रबोध को दूंगा, ये नवबोध का है, ठीक है। तो ये मतलब दोनों का मतलब सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये वाला लिखना है, तो क्या लिखना है अपने को, पी ये हो गया आपका कुल दाब, मैंने आपको बताया कुल वाष्प दाब, ठीक, का मान है वह घटक के आंशिक दाब, ये है आपका घटक का आंशिक दाब, जिसको हम लोग करेंगे पी ए से। और पी का मान क्या बताया मैंने, पी नॉट ए एक्स ए बताया था, तो पी ए की जगह मैंने लिख दिया है पी नॉट ए एक्स ए, है ना। और क्या, पी बी की जगह क्या होता है आपका पी नॉट बी एक्स बी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये दोनों जने हैं, ये आंशिक दाब है, ठीक है, ये आंशिक दाब है, उसके मुख्य दाब से क्या होता है, ये क्या होता है, कम होता है। मतलब मुख्य जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। तो इसके कुल वाष्प दाब का मान घटक द्रव के आंशिक दाब के मान से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए मैंने अधिक का चिन्ह लगाया, ठीक। दूसरा पॉइंट चलते हैं, विलयन का कुल आयतन। विलयन का कुल आयतन विलयन बनाने में प्रयुक्त द्रव के आयतन के योगफल से अधिक होता है। चलो, ये विलयन का कुल आयतन है, ये बराबर किसके रहता था, विलयन घटक ए के आयतन और ये घटक बी का आयतन है, इन दोनों के आयतन का योग क्या होता है, इसके बराबर होता है, ऐसा बोलता है किसमें, आदर्श विलयन में। लेकिन ये क्या होता है कि विलयन का कुल आयतन अब धनात्मक वाला चल रहा है ना, धनात्मक मतलब क्या होता है, ज्यादा होगा, बार बार यहां पर भी देखो ज्यादा है, ठीक है नहीं, है ना। तो विलयन का कुल आयतन है वहां विलयन बनाने में प्रयुक्त द्रव के आयतन के योगफल से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब इन दोनों का योगफल है ना, उसके बराबर नहीं होगा, उससे क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो ज्यादा के लिए चिन्ह कैसे लगेगा, वी, ये वाला ज्यादा वाला चिन्ह लग गया, इस तरफ ज्यादा है, ठीक है, वी ए प्लस वी बी, क्लियर हो गया, है ना। यहां पर ये भी लिख देना आप लोग कि डेल पी इक्वल टू प्लस वी, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, क्लियर हो गया। डेल पी इक्वल टू क्या, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ऐसे लिख सकते हो आप। धनात्मक मतलब ज्यादा, धनात्मक विचलन है ना, ठीक है। तो डेल पी मतलब ये अपना कुल वाष्प दाब, ठीक है, वो है क्या होता है, धनात्मक होता है। ये भी लिखो, इसको पहले लिख लेना, उसके बाद इसको लिख देना, ठीक है। अब देखो विलयन का कुल आयतन, तो यहां पर ये लिख देते हैं, ठीक है। अब विलयन का कुल आयतन, कुल आयतन मतलब कौन है, वी, विलयन बने प्रयुक्त द्रव के आयतन के योगफल के क्या होता है, योगफल से क्या होता है, अधिक होता है, मतलब ये अधिक होता है, तो यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसको लिखते हैं डेल वी इक्वल टू, ठीक है, डेल वी इक्वल टू पॉजिटिव मतलब धनात्मक मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां पर ऐसे लिखोगे धनात्मक, या तो प्लस वी ई लिख देना या तो धनात्मक लिख देना, कोई भी चलेगा, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं तीसरा, है ना,
एंथैल्पी के बारे में बात करता हूं मैं। एंथैल्पी तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी, एंथैल्पी की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर डेल एच है ना, मिक्स ऐसे लिख दिया मैंने, बराबर क्या लिख रहा था मैं, जीरो लिखता था, जीरो। अब यहां पर लिख दूंगा प्लस वी, कि इसका मतलब क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। अर्थात बंध तोड़ने के लिए अपने को ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। बंध तोड़ने पर ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब यहां पर डेल एच मिक्स, अर्थात ये एंथैल्पी क्या था, जीरो लिखा था मैंने, यहां पर जीरो लिखा था। ठीक है, तो यहां पर परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब ये धनात्मक हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बंध तोड़ते हैं जब किसी को एक घटक है दूसरे घटक से जुड़ेगा तो ऐसे थोड़ी जुड़ जाएगा, बंध तोड़ने की आवश्यकता होती है, बहुत जगह एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो एंथैल्पी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, बंध तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी मतलब एंथैल्पी का मान भी ज्यादा होगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अब इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कई जने को। अच्छा, उदाहरण भी बताता हूं मैं। धनात्मक विचलन वाले दर्शाने वाले विलयन में क्या है आपका, जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस क्या है, एल्कोहल, या कह सकते हैं दूसरा जल प्लस प्रोपेनॉन, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन, है ना। ये बहुत सारे उदाहरण मिलेगा आपको। तीसरा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, और किसका, प्रोपेनॉन अर्थात एसीटोन का, एसीटोन। ये बहुत सारे आपके पास क्या है, उदाहरण है, देख लीजिए। जल और एल्कोहल, जल और एसीटोन, प्रोपेनॉन बोलते इसको, और CH2 और एसीटोन, और बहुत सारे एथिल अल्कोहल और एनहेक्सेन, इथरपल एसीटोन, ये सब बहुत सारे उदाहरण। ठीक है, अब ग्राफ में देखिए थोड़ा से, पिछले ग्राफ में तो आपको बताया था, ये तो आपको बार बार बता रहा हूं। इधर क्या है, मोल प्रभाज, है ना। XA एक रहेगा, और XA इधर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कई जगह क्या लिखते हैं, XA इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं XB, XB का मान यहाँ पर ये लिखता हूँ मैं, XB नीचे में लिखता हूँ। ठीक है, XB इक्वल टू 0 और XB इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा, एक रहेगा। तो क्या करते हैं कि जने, XA का मान 1, ये तो ठीक है, XB का मान 0, ये भी ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं XB बराबर 1 और XA बराबर 0, इधर लिखते हैं, नीचे कर देते हैं इसको नीचे। लेकिन आप लोग मतलब समझना यार, है ना। तो चलो, अब जानते हो कि शुद्ध अवस्था में P नॉट एक, यहाँ पर मोल प्रवाह, यहाँ पर क्या है, वाष्प दाब है। तो किसी भी विलायक A का वाष्प दाब क्या रहेगा, हाई रहेगा, यहाँ पास क्या रहेगा, हाई, है ना। उसी तरह XB घटक भी, उसका भी वाष्प दाब क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, अब मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं आपको समझना, कि वाष्प दाब क्या था, हाई था, तो वहां से क्या होते होते जाता है, क्या होते जाता है, ये कम होते होते जाता है, क्योंकि XA का मान कितना है, 0। उसी तरह इधर देखो तो, XB का मान 0 है, बट XA का मान, XB का मान क्या है, 1, तो ये इधर भी क्या होते जाएगा, वो कम होते होते जाएगा। ये तो आप समझते हो, पिछले वीडियो में बता रखी है। और विलयन का वाष्प दाब क्या रहेगा, ये रहेगा, है नहीं, विलयन का वाष्प दाब, है ना। ये किसका वाष्प दाब है, ये P, इधर देखें तो ये क्या है, PB का है ना, इधर से आ रहा है वो, और इधर से आ रहा है वो किसका है, PA का है, P नॉट A, और ये क्या है, P नॉट B, ये तो आपको पता है ना। अब आपको एक चीज समझना है अच्छा से, कि ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन है। धनात्मक मतलब उच्च, उच्च मतलब ये जो PB है ये ऐसे आ रहा है ना, नहीं, ये कहां से आएगा, ये ऐसे यहां से आएगा, ये उच्च धनात्मक बता रहा है ना, ये उच्च हो जाएगा ऐसे, देखो तो ध्यान से देखो, ये ऐसे उच्च हो जाएगा, धनात्मक दर्शा रहा है। उसी तरह ये जो P नॉट A है वो ऐसे आ रहा है ना, तो नॉर्मल है, आदर्श विलयन का है। लेकिन ये क्या है, अनादर्श विलयन है, वो भी कौन सा वाला, धनात्मक वाला, मतलब ये उच्च दर्शा रहा है, उच्च, ऐसे उच्च। बात समझ आइए आपको, ठीक। ये वाला मेन वाला ये है, सॉरी, इसको पहले हो सकता था ऐसे, ये वाला जो नीचे में बताया ना नीले कलर में, वो हो सकता था, लेकिन अब मेन ग्राफ क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि धनात्मक है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, धनात्मक है ये ऊपर की ओर। उसी तरह इसको भी देखो, ये विलयन का वाष्प दाब था ना, ये इसको क्या बताया मैंने, PB बताया था, PB। अब PB कौन हो गया, रेड वाला, ठीक है। और ये इसको क्या बताया मैंने, PA, तो ये PA कौन सा वाला हो गया, रेड वाला हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये वाला कौन है, ये विलयन का, अर्थात क्या है, P इक्वल टू PA प्लस PB, ये था ना, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये उच्च हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू PA प्लस PB, ये हो गया, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। अब आप दिमाग लगाइए कि ये धनात्मक विचलन है, तो ऋणात्मक विचलन वाले का ग्राफ कैसे बनेगा, ये नीचे की ओर जाएगा ऐसे, और ये वाला जो ऊपर की ओर गया है वो भी क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा ऐसे, और ये वाला जो यहाँ पर ये ऊपर की ओर गया है वो भी नीचे वाला जाएगा, वो ऋणात्मक है, समझ जाना है, समझदार के लिए काफी होता है, क्या करें, ठीक है ना। तो चलिए आपको आज मैं कुछ सुना देता हूँ, है ना, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो एक
टॉपिक सुनाता हूँ, है ना। अच्छा, मुझे एक को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देते हैं। तो चले ऋणात्मक विलयन वाले विचलन दर्शाने वाले विलयन में, है ना। चलो, बस वही सिचुएशन फिर बताया मैंने कि जब ए बी बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल के तुलना में ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। अब उसमें क्या बोला था मैंने, कम बोला था। बात समझ आ रही है आपको, कम बोला था। तो जब ए बी बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल की तुलना में ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। मतलब ये देखो यहां पर मैंने लिखा है ए बी कम है ना, इन दोनों के आकर्षण बल की तुलना में। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि ए बी बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल है, वहां ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ये जो ए बी बी है ना, अणुओं के मध्य आकर्षण बल की तुलना में कौन, ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ए बी आकर्षण बल अधिक होगा किसकी तुलना में, ए और बी की तुलना में। तो बड़ा का चिन्ह इधर लग गया, ठीक है ना, हो गया। तो आकर्षण बल अधिक होता है तो ए और बी द्रव आपस में मिश्रित होने पर ऋणात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन बनाते हैं, सॉरी अनादर्श विलयन बनाते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले। ठीक है, अब सीधा पॉइंट में चलते हैं, सीधा सीधा। पुस्तक में तो पॉइंट दिए नहीं रहते, आपको पता है ना। चलिए, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का कुल वाष्प दाब घटक द्रव के आंशिक दाब के योगफल से कम होता है। बस पूरा पूरा उल्टा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था कि ऋणात्मक विचलन धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, है ना, का वाष्प दाब का मान है, वहां घटक के आंशिक दाब के मान के क्या होता है, अधिक होता है। तो ये पी ए क्या था, अधिक था। यहां पर देखो तो पी ये क्या था, अधिक था। अब इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि पी ए का मान वो क्या है, अपने पास से कम है। क्या है, कम। ठीक है, यहां पर देखो पी का मान, जी पी ए बोलता हूं, पी का मान कम होता है ना। तो क्या बोला मैंने कि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का कुल वाष्प दाब कौन है, पी, घटक के द्रव के आंशिक वाष्प दाब के योगफल से क्या होता है, कम होता है। मतलब इन दोनों का जब योगफल करेंगे उसकी अपेक्षा जो विलयन का कुल वाष्प दाब है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर कम का निशान दर्शाया गया है। ठीक, यह कह सकते हैं हम लोग पी, सॉरी इसको बना दिया, ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बनाना है जी, हाँ ठीक। पी हो गया है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, तो आपको ये वाला लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला। अब इसको एक चीज और लिखना है, या पी डेल पी इक्वल टू, मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखाया था, वी पॉजिटिव लिखाया था, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखना है, वी निगेटिव, या निगेटिव ऐसे बोलते हैं। ठीक है, या तो बोलते हैं ऋणात्मक लिखना है हिंदी में, है ना, हिंदी आदमी, हिंदुस्तान के आदमी, हिंदुस्तान, है नहीं, तो ये ऋणात्मक लिख दीजिएगा। ठीक, दूसरा चलते हैं हम लोग, विलयन का कुल आयतन मतलब वी, घटक के द्रव के आयतन के योगफल से क्या होता है, कम होता है। फिर वही बताया, सिचुएशन आ गया, है नहीं। यहाँ पर v क्या होता है, मैंने v का मान कहाँ बताया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मैंने ज्यादा बताया था, अभी जगह में क्या बताऊंगा, v का मान क्या बताऊंगा, मैं कम बताऊंगा। तो विलयन का कुल आयतन v है, वहाँ किसके अपेक्षा, इन दोनों के आयतन की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो वी ए प्लस वी बी के आयतन की अपेक्षा क्या है, कम है। ठीक, अर्थात बोलेंगे डेल वी इक्वल टू ऋणात्मक अर्थात निगेटिव। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव बोल दिया होगा तो पॉजिटिव नहीं, वो तो धनात्मक, उसके लिए बोला धनात्मक लिए, यहाँ पर निगेटिव क्या रहेगा, निगेटिव। ओके, तीसरा, विचलन दर्शाने वाले विलयन के बनने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, एंथैल्पी संबंधित है, ये ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात एंथैल्पी ऋणात्मक होगा। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसमें ऊष्मा क्या होती थी, अवशोषित होती थी, इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अर्थात डेल एच इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्लियर है। तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है अपने पास है, उदाहरण में लिख लेता हूं मैं, क्लोरोफार्मा प्लस
बेंजीन का मिश्रण, या बोल सकते हैं दूसरा में एसीटोन प्लस एनिलीन का विलयन, यह कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल प्लस जल का विलयन, बहुत सारे यार, HCl प्लस जल का विलयन, क्लोरोफॉर्म प्लस स्टोन का विलयन, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, तो और चैनल को अच्छा सरकारी स्कूल में तो बहुत शेयर करना आप, क्योंकि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, आप लोग की संख्या तो बहुत कम है, बट समझदार के लिए सर का पे। तो कुछ डाउट होगा तो क्लास में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।